जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में यूनियन है। यूनियन का मतलब आपको बोलते हैं संघ। भाग 5 का नाम ही संघ है। संघ जो है इसमें 52 से लेकर 151 अनुच्छेद है। इसके लिए आपको पहला पद इसको में राष्ट्रपति आता है, जिसका प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का ही है। यह पद ब्रिटेन से लाया गया है। इसका एक ट्रिक है पूरा राष्ट्रपति का। इसका ठीक है पकाने को का द्वयोदशा। पकाने को का इतना ही में आपका राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। पद से होता है राष्ट्रपति का पद। यहां से ले लीजिए अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। इसी में आपका राष्ट्रपति पहला है 52 अनुच्छेद। 52 अनुच्छेद में बात कहा गया है राष्ट्रपति का पद की बात कहा गया है। राष्ट्रपति का पद जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। यह राष्ट्रपति यह देश के एक औपचारिक प्रधान होते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से भारत में कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति का पद यह औपचारिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और का मतलब होता है कार्यपालिका। पहला पद के बताएं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद का से होता है कार्यपालिका का प्रमुख। प्रमुख 53 अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के बारे में हम आपको नीति निर्देशक तत्व में बता, जितना भी पीएससी, आईपीएस, ये सब जितने भी बड़ा बड़ा पद होता है, सीएजी, निर्वाचन आयोग, यह सभी को नियुक्ति करना, टर्मिनेट करना और ज्वाइनिंग करना यह राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है। बिना हस्ताक्षर से भारत देश का कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता है। हालांकि उनको पास इतना टाइम नहीं और दूसरे को डिप्यूट कर दिए हैं। और निश्चय होता है निर्वाचन। निश्चय होता है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात कहा गया है। निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल सभी मुखिया की तरह यह चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव हम लोग वोट आम जनता नहीं डालते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जाकर राष्ट्रपति को वोट देते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के वोट में आम जनता भाग नहीं लेती है। इसके जगह पर हमारे द्वारा चुने गए सांसद, विधायक वही जाकर वह वोट डालते हैं। इसको में राष्ट्रपति में कौन कौन वोट डालते हैं हमको बता देते हैं कि संसद में की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की वोट जाती है और राज्यसभा से वोट जाती है। और विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा का वोट जाता है, विधान परिषद का वोट नहीं जाता है। क्योंकि 29 राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद में यह वोट लोग नहीं कर पाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में।
और राष्ट्रपति का निर्वाचन में बात करें तो यह संसद हम मानते हैं। इसमें एक तरफ होता है लोकसभा, एक तरफ होता है राज्यसभा। यह केंद्र में चलता है, जहां यह केंद्र या दिल्ली में है संसद, और एक होता है विधानमंडल। यह हर एक राज्य का होता है। इसमें भी दो रूम होती है, एक तरफ विधान परिषद होती है, विधान परिषद, और एक तरफ विधानसभा होता है, विधानसभा विधान परिषद। हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में कुल 545 सीट होता है और राज्यसभा में 245 सीट होती है, और ये हर एक राज्य का अलग अलग होता है। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ 3 ही लोग बहाल लेते हैं, एक लोकसभा लेती है और एक राज्यसभा लेती है, एक विधानसभा लेते हैं। विधान परिषद इसलिए नहीं लेता है क्योंकि ये हर एक राज्य में नहीं है। अभी तक पूरे भारत में 6 राज्य जो है और विधान परिषद लागू है। छह राज्य में ही विधान परिषद लागू है, इसलिए पूरा 29 राज्य में विधान परिषद लागू नहीं है। इसलिए यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और इसमें लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है, जब भारत गुलाम था उस समय जब अंग्रेज लोग यहाँ आए थे तो उन लोग यहीं पे शादी कर लिए थे। जब शादी करने के बाद जब भारत आजाद हुआ तो वह अपने बीवी और बाल बच्चों को छोड़कर वह फिर ब्रिटेन शिफ्ट हो गए। इसलिए उनको उनसे जो बच्चे पैदा लिए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इसलिए अंग्रेज भी है और इसमें इंडियन भी है, इसलिए इन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य के मनोनीत राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करते हैं, या उस व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जो अर्थशास्त्र में बढ़िया हो, जो कलाकारी में बढ़िया हो, चाहे वैज्ञानिक में बढ़िया हो, कोई टीचिंग में बढ़िया हो। इसलिए वह राज्यसभा में वह राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। अब तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान हट गया है, एंग्लो इंडियन अब भारत में रहा ही नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति 12 मनोनीत करता है राज्यसभा में, और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। लेकिन ये दोनों जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह अगर राष्ट्रपति फिर से दोबारा चुनाव लड़ेगा तो इन लोग तो कन्फर्म है कि राष्ट्रपति को वोट देंगे। इसलिए इन दोनों को निर्वाचन में माना कर दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में बात कहा गया है, और अनुच्छेद 55 में कहा गया है कोटा की बात कहा जाता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को निर्वाचन होने के लिए कोई भी व्यक्ति वोट दे दे, वह हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन्हें वोट डालते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। यह आपको ऊपर से निकल गया होगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। इसलिए आपको हम सारा चीज बताते हैं किस तरह से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है।
मान लिया जाए कि 3 व्यक्ति खड़ा हुआ, ए बी सी। यह 3 व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेशन करवाते हैं। अब इन्हें वोट देना है। वह वोट कौन देंगे? हम लोग नहीं, आम जनता नहीं देंगे। आम जनता द्वारा जो जीत के गए हैं, हम लोग जीत के जो संसद या विधानसभा में भेजे हैं, वह इन्हें वोट देंगे। पहले हम लोग का इलेक्शन में मुखिया में होता है कि हम एक ही व्यक्ति को वोट देंगे, अगर दूसरा व्यक्ति को हम वोट देंगे तो वो वोट रद्द हो जाती है। लेकिन इसमें उस तरह से नियम नहीं है। आप तीनों को वरीयता पूर्वक, माने आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं उसे आप वोट दे सकते हैं। यदि हमें पसंद पड़ा कि नहीं ये व्यक्ति जो है ये राष्ट्रपति बनने लायक ठीक है, इसलिए हम इसे पहले चुने, और उसके बाद सी को लगा कि नहीं इससे बढ़िया सी भी है, इसलिए हम इसे दूसरा नंबर पर चुने, और बी को हम तीसरा नंबर पर चुने। दूसरा व्यक्ति आया, बोला कि ये तो बहुत घटिया इंसान है, इसलिए इसको हम वोट नहीं देंगे, इसको हम बी को एक नंबर एक चुनते हैं कि राष्ट्रपति लायक यही है। और उसके बाद हम ए को उससे हल्का अच्छा मानते हैं, इसलिए हम 2 नंबर पर ए को वोट देंगे, और सी को नंबर पर हम तीसरा नंबर पर इसे रखते हैं। इसके बाद तीसरा व्यक्ति आया वोट देने के लिए, बोला कि हमको बी व्यक्ति अच्छा लग रहा है, इसलिए पहला वोट हम इसे चुनते हैं 1 नंबर पर, दूसरा नंबर पर हम चुनते हैं ए को, और तीसरा नंबर पर हम चुनते हैं सी को। फिर अगला व्यक्ति आया, वो बोलता है कि नहीं हम चुनते हैं ए को, राष्ट्रपति लायक ए है, पहला वोट डाला। दूसरा वोट वो डाल दिया सी को, ये ठीक है, और तीसरा वोट डाल दिया वो बी को। इस तरह से अब तो यह वोटिंग हो गया, लेकिन अब इस वोटिंग में चरण बाय चरण ही काउंटिंग होता है। इसलिए पहला चरण में गिनते हैं कि पहला चरण की गिनती होता है, इसमें 1 2 व्यक्ति से फर्स्ट अथी पर चुना है, वरीयता पर चुनते हैं कि इसको कितने व्यक्ति ने पहला नंबर पर चुना है कि इन्हें राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ए व्यक्ति को 1 और 2 व्यक्ति ने चुना है। बी व्यक्ति को देखें तो इन्हें भी 2 व्यक्ति ने चुना है कि यह राष्ट्रपति लायक है। सी व्यक्ति को देखा जाए तो इन्हें 1 नंबर पर कोई नहीं चुना है, इसलिए यह चुनाव में हार गया। अब बच गया ए और बी दोनों बराबर है। यह पहली चरण की मतगणना हो गया, यह पहली चरण की मतगणना होगा। अब दूसरी चरण में देखा जाए तो कितने व्यक्ति इन्हें दूसरा नंबर पर पसंद किया है, तो 1 और 2, इन्हें 2 नंबर पर 2 व्यक्ति ने इन्हें पसंद किया है, और इन्हें भी 2 व्यक्ति ने पसंद किया है। इन्हें कितने व्यक्ति ने पसंद किया है? इन्हें 2 नंबर पर कोई व्यक्ति ने पसंद नहीं किया है, इसलिए ये भी चुनाव हार गए। इस प्रकार दूसरी चरण की मतगणना में यह ए वाला जीत गया। ए वाला जीतने के बाद जो हारा हुआ व्यक्ति है उसका सारा वोट लेकर ये जो जीते हुए व्यक्ति को ऊपर जोड़ दिया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई आम जनता वोट नहीं देने जाती है, बल्कि यह हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुना हुआ व्यक्ति वोट देते हैं। लेकिन पता चलता है कि राष्ट्रपति इतने लाख वोटों से विजय प्राप्त किए। इसके लिए भी एक अलग वोटिंग का वैल्यू निकलता है। इसलिए आप ये समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम 3 व्यक्ति खड़ा है तो हम तीनों को वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसको सबसे फर्स्ट में किसे पसंद करते हैं उसे देखा जाता है, दूसरे नंबर पर हम किसे पसंद करते हैं उसे देखा जाता है। इसलिए अनुपातिक पद्धति द्वारा ये हो गया कि हम पहले अनुपात पर ए को पसंद किए, फिर बी को पसंद किए, इसलिए अनुपातिक पद्धति आपको क्लियर हो गया। अब एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में बताते हैं कि जो हारे हुए व्यक्ति को सारा वोट लेकर या जीते हुए व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाता है। जो सबसे कम वोट पाया है उसका लेकर सारा वोट हम अपने जीते हुए व्यक्ति को डाल देते हैं। इससे हमारा राष्ट्रपति को लगता है कि इतना वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति आपको समझ लिया। या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम जनता इसे वोट नहीं देती है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। दूसरा, यह गुप्त रूप से
वोट दिया गया। कोई भी नहीं जानता कि कौन राष्ट्रपति को पहला नंबर पर चुना है, कौन दूसरा नंबर पर चुना है, इसलिए ये विजय प्राप्त कर गया। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है।